नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो भारत के प्राचीन इतिहास में दोस्तों हम देख रहे हैं पाषाण काल। ये पाषाण काल का आज पार्ट 2 है दोस्तों। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा है। इसको आप जरूर देखें पार्ट 1 को, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल के बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पूरा पाषाण काल, तो इसको आप जरूर देखें पूरा पाषाण काल। उसके बाद ही दोस्तों आप मध्य पाषाण काल देखें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा मध्य पाषाण काल। तो मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में हमने पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद आज हम देखेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये दोनों चीजें आज देखेंगे हम। और आज हमारा दोस्तों पाषाण काल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों बात करें पूरा पाषाण काल की, तो आपको मैं बताते हुए चलूं दोस्तों कि पूरा पाषाण काल में हमने क्या बात की थी। पूरा पाषाण काल में जो मानव था दोस्तों वो कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। ठीक है, इनकी गुफाओं में रहता था। ठीक है, गुफाओं में निवास करता था पूरा पाषाण काल का मानव। साथ ही साथ दोस्तों इस काल को जो है खाद्य संग्रहण काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? खाद्य संग्रहण काल। ठीक है, खाद्य संग्रहण काल, यानी कि इस समय जो मानव था दोस्तों वो क्या करता था? भोजन को इकट्ठा करता था। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, इस काल में मानव का जीवन जो है दोस्तों शिकार पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था इस समय का मानव, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो शिकार पर ही निर्भर था। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, पूरा पाषाण काल में खोज बताया था मैंने, किसकी खोज हुई पूरा पाषाण काल में? तो याद रखेंगे आग की खोज कब हुई? तो आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कई बार, आग की खोज। ठीक है, आग की खोज कब हुई? तो ये हुई दोस्तों पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। लेकिन आग का जो प्रयोग है दोस्तों, प्रयोग कब हुआ इसका? प्रयोग हुआ नव पाषाण काल में। ठीक है, प्रयोग कब हुआ? नव पाषाण काल में। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है इसको आप जरूर देख लें। 8000 ईस्वी पूर्व से लेके 4000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो है आपका मध्य पाषाण काल का। ठीक है, जिसे मेसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल क्या है और इसमें दोस्तों हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले। ठीक है, जैसे आपका पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला। ठीक है, पालतू किस जानवर को बनाया मानव ने सबसे पहले, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले ये हम अभी देखेंगे साथ में। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें मृद भांड जो है, यानी कि जिसको हम मिट्टी के जो बर्तन का प्रयोग हुआ है, इसमें ये यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य पाषाण काल से कि कृष्ण लोहित मृद भांड। ठीक है, ये पूछा जाता है कृष्ण लोहित मृद भांड का प्रयोग किस काल में हुआ। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में हुआ। तो इसमें हम डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे। पहले हम मध्य पाषाण काल को देखेंगे, उसके बाद फिर हम नव पाषाण काल को देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, पूरा पाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल आया। ठीक है, आपने पूरा पाषाण काल के बारे में अच्छे से आपने देखा है पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। इस काल में मानव जो है गुफाओं में रहता था। और साथ ही साथ दोस्तों इस काल को, पूरा पाषाण काल को खाद्य संग्रहण काल के नाम से भी जाना जाता है। और आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल में मानव जो है दोस्तों, मानव का जो जीवन था वो किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आया, जिसे उत्तरी प्रस्तर का काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे, यानी कि जो पत्थर के जो औजारों का प्रयोग होता था वो कैसे होते थे? छोटे, यानी कि बहुत छोटे होते थे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे ये आप याद रखेंगे। फलक, खुरचनी, त्रिभुजाकार वेदनी जैसे कई सूक्ष्म उपकरण थे, यानी कि काफी छोटे उपकरणों का प्रयोग किया गया मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आपको पूछा जाएगा मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे, तो यहाँ पर याद रखेंगे फलक, खुरचनी,
त्रिभुजाकार वेदिनी, ठीक है, इनको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला है दोस्तों इस काल में मैंने आपको बताया जैसे जैसे दोस्तों देखिए आपने पुरापाषाण काल में मानव को देखा कि जंगलों में दोस्तों गुफाओं में निवास करता था, ठीक है, भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। देखिए जलवायु देखिए इस काल में जलवायु जो है गर्म व शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ। यानी कि जो मानव जैसे पहले रह रहा था जंगलों में, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ और जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बदलाव हुआ, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हो गया। ठीक है, धीरे धीरे जो इंसान थे दोस्तों वह जलवायु जलवायु में जो है परिवर्तन हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ उनके रहन सहन में परिवर्तन हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ आपका उनमें ऐसा बदलाव आया कि इंसान जो है नए क्षेत्रों में जाना उनके लिए संभव हो गया, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, साथ ही इस काल में औजार बनाने की तकनीकी में परिवर्तन हुआ। यानी कि जैसे पहले पत्थर के ही औजारों का प्रयोग होता था पुरापाषाण काल में, तो यहाँ पर दोस्तों मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, औजार बनाने की तकनीक में भी परिवर्तन हुआ और क्वार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ। यानी कि पहले पत्थर से आप जो है शिकार करते थे पुरापाषाण काल में, तो जैसे जैसे आपका समय बीतते गया तो इनकी शिकार करने के तरीके में भी जो है बदलाव आया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इस काल में यानी कि मध्य पाषाण काल में, तो देखिए इस काल में मानव ने सबसे पहले कौन सा पशु पाला, कुत्ता, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला, तो यहां पर आपका कौन सा जानवर पाला, कुत्ता, ठीक है। इसके साक्ष्य दोस्तों हमें कहां से मिलते हैं, कहां से हमें पता चलता है, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान से। याद रखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान से दोस्तों हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, किसके साक्ष्य मिलते हैं कि मध्यकाल में जो है पालतू जानवर क्या था, कुत्ता था। यानी कि सबसे पहले मानव ने कौन सा जानवर पाला, कुत्ता पाला। तो इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको याद रखना दोस्तों इस काल के रहन सहन की जानकारी, यानी कि मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों रहन सहन की जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है, देखिए पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, कृष्ण लोहित मृत भांड, ठीक है। तो देखिए कृष्ण लोहित मृत भांड जो है, मृत भांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। तो देखिए कृष्ण लोहित जो मृत भांड थे मिट्टी के बर्तन, ये कैसे थे, काले व लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। इस काल में इसके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल में काले व लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ है। तो इसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, याद रखेंगे इसको। तो साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कृष्ण लोहित मृत भांड, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि कृष्ण लोहित मृत भांड का प्रयोग किस काल में हुआ, तो किस काल में हुआ, आपका मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, ये दोस्तों सारे पॉइंट वाइज इसलिए बना रखें कि आपको याद करने में जो है आसानी होगी। अगला पॉइंट है दोस्तों देखिए छोटी बस्ती के साक्ष्य। देखिए तो इस काल में दोस्तों मध्य पाषाण काल में छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। तो छोटी जो बस्तियां हैं उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, ये मिले हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, ठीक है। तो दोस्तों यहां से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के उत्तर प्रदेश से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं प्रतापगढ़ से, तो आप इसको याद रखेंगे क्या क्या मिले हैं। पहला तो ये हो गया आपका छोटी बस्ती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, ये मिले हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। और क्या क्या मिले हैं, देखिए यहां से झोपड़ी व दाह संस्कार के भी प्रमाण मिले हैं। याद रखेंगे झोपड़ी और दाह संस्कार के प्रमाण कहां से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। साथ ही साथ मानवीय आक्रमण यानी कि युद्ध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। तो ये प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है दोस्तों उसको याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं,
झोपड़ी, दाह संस्कार और मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ही आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ से और चीजें मिली हैं। देखिए क्या साक्ष्य मिले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के सराय नाहर, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर, महदहा एवं प्रतापगढ़, तो ये यूपी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल के, तो याद रखेंगे इस काल के हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये मिले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से। साथ ही साथ यहां से दोस्तों बारहसिंगा, भैंस, हाथी, सूअर के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ के अनेक जो हैं समाधान मिले हैं यहाँ से, जिसमें दोस्तों 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आप याद रखेंगे कि आपका समाधान यानी कि 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश के सराय नाहर, महदहा एवं प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ से बारहसिंगा, भैंस, हाथी, सूअर, इसके अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से मिले हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों मध्य पाषाण काल की। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। अगला जो बुर्ज होम से क्या साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के, देखिए तो बुर्ज होम दोस्तों कश्मीर। ठीक है, तो बुर्ज होम से क्या साक्ष्य मिले हैं, बुर्ज होम से दोस्तों मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य जो हैं कहाँ से मिले हैं। ठीक है, सीधे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर से। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित जो है बागौर से क्या मिला है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के। देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर, तो यहाँ से दोस्तों मध्य पाषाण काल के क्या साक्ष्य मिले हैं, जंगली व पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिली हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में जंगली व पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिली हैं, तो ये कहाँ से मिली हैं, तो याद रखेंगे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र, इनको आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों, ये केंद्र आपको याद रखने हैं। तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, पहला देखिए दोस्तों आपका बेतवा घाटी और सोन घाटी मध्य प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद कृष्णा घाटी कर्नाटक में, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, और नेवासा महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। देखिए भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसने दी है, तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसने दी है, तो C.L. कार्लाइन ने दी है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, C.L. कार्लाइन ने कब दिया, 1857 में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसने दी है, तो C.L. कार्लाइन ने दी है। कब दी है, 1857 में। ठीक है, तो दोस्तों मध्य पाषाण काल, दोस्तों मैंने आपको बताया मध्य पाषाण काल में क्या क्या साक्ष्य मिले। ठीक है, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहले मानव जो है गुफाओं में रहता था। ठीक है, भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, शिकार पर ही जीवन निर्भर था आपका पूरा पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ। ठीक है, औजार बनाने की तकनीकी में परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले, ठीक है, मैंने आपको बताया कि कृष्ण लोहित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, काले व लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, ठीक है, कुत्ते को बनाया। ठीक है, तो वो उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो उसके साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा पार्ट, नवपाषाण काल। देखिए दोस्तों, नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 4000 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम क्या कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं, यानी कि न्योलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नवपाषाण काल में क्या हुआ। देखिए नवपाषाण काल में मानव ने
खेती और पशुपालन सीखा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, खेती और पशुपालन जो है मानव ने किस काल में सीखा? तो नवपाषाण काल में सीखा। और स्थायी बस्तियां बनाई। इस काल में मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल किया। तो नवपाषाण काल को पाषाण युग का नया या बाद का काल माना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, नवपाषाण काल को पाषाण युग का नया या फिर बाद का काल माना जाता है। न्यूलिथिक एज इसलिए कहा जाता है इसको नवपाषाण काल। ठीक है, ठीक है। तो नवपाषाण काल से आपको याद रखना है, नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया दोस्तों? मानव ने खेती और पशुपालन सीखा। तो धीरे धीरे दोस्तों जो है परिवर्तन हुआ। ठीक है, परिवर्तन हुआ तो मानव ने क्या सीखा? तो मानव ने दोस्तों खेती और पशुपालन सीखा और स्थायी बस्तियां बनाना शुरू किया, यानी कि स्थायी बस्तियों में रहना शुरू किया, यानी कि अपने लिए जो है घर, जो है स्थायी घर उन्होंने बनाया। और इस काल में दोस्तों मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ क्या किया? मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, नवपाषाण या न्यूलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेंगे। नवपाषाण काल, सॉरी, नवपाषाण या न्यूलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जॉन लुबाक ने किया। ठीक है, नाम याद रखेंगे, जॉन लुबाक। कब किया? 1885 में किया, अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। ठीक है, ये पुस्तक भी याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों जॉन लुबाक ने। कब लिखी? 1885 में, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे कि न्यूलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जॉन लुबाक ने किया 1885 में, अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहां से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, नवपाषाण काल में हुए कुछ प्रमुख बदलाव। तो क्या बदलाव हुए नवपाषाण काल में? देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलूँ दोस्तों, तो आपने याद रखना है नवपाषाण काल में जो फैक्ट पूछे जाते हैं, कृषि का आविष्कार कब हुआ पूछा जाता है कई बार। ठीक है, कृषि का आविष्कार कब हुआ? किस काल में कृषि का आविष्कार हुआ? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है पहिए का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? ये भी आपका नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, आग का प्रयोग कब हुआ? आग का प्रयोग भी जो है नवपाषाण काल में ही हुआ, आग का प्रयोग। ठीक है, अगर यहां पर पूछा जाता है आग की खोज कब हुई, तब आप पूरा पाषाण काल करेंगे। ठीक है, तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए देखिए क्या बदलाव हुए नवपाषाण काल में। देखिए, इस काल में मानव ने स्थायी बस्तियां बनाना शुरू किया, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। साथ ही साथ दोस्तों इस काल में मानव ने जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस काल में मानव ने गेहूं और जौ की खेती करना शुरू किया। ठीक है, और इस काल में मानव ने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और साथ ही साथ नवपाषाण काल में मानव ने शिकार और संग्रहण के बजाय, देखिए शिकार और संग्रहण किस काल में था? तो ये था आपका पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में मानव क्या करता था? शिकार पर ही निर्भर था और भोजन को क्या करता था? संग्रहण करता था। ठीक है, इकट्ठा करता था। तो इसके बजाय जो है खेती और पशुपालन पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में मानव ने दोस्तों शिकार और संग्रहण के बजाय क्या किया? खेती और पशुपालन पर निर्भर रहना शुरू किया। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन आपको याद रखने हैं नवपाषाण काल के। अब चलते दोस्तों, भारत में कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट, देखिए भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य जो है कहाँ से मिला। तो कृषि करने का जो प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ वो हुआ आपका मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान, बलूचिस्तान, मेहरगढ़। ठीक है, याद रखेंगे। तो मेहरगढ़ से क्या मिला? कृषि के साक्ष्य मिले, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ इस काल में आग से भोजन पकाने की तकनीकी प्रारंभ हुई, जो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मैंने आपको बताया, ठीक है, आग से भोजन पकाने की तकनीकी प्रारंभ हुई, यानी कि मानव ने दोस्तों आग से भोजन पकाना सीख लिया। ठीक है, तो याद रखेंगे आग का प्रयोग किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, अगर खोज कहेगा तो खोज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पुरापाषाण होगा। ठीक है, चलिए
और साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से और क्या क्या मिला है। देखिए मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य भी मिले हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं दोस्तों पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको याद रखना है उतनूर आंध्र प्रदेश और पय्यमपल्ली तमिलनाडु, ये दोनों चीजें याद रखनी है। देखिए पय्यमपल्ली और उतनूर, उतनूर आपका आंध्र प्रदेश और पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु, इन दोनों जगह से दोस्तों कपड़े के निर्माण और कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण काल में आपको पूछा जा सकता है कि नवपाषाण काल में कपड़े के निर्माण और कपड़े के उपयोग के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखेंगे उतनूर और पय्यमपल्ली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उतनूर कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश में है स्थित और पय्यमपल्ली कहाँ है तमिलनाडु में है। ठीक है, यहां से क्या मिले हैं, कपड़े के निर्माण और कपड़े के उपयोग के प्रथम साक्ष्य यहां से मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों नवपाषाण काल हमने देखा, मध्य पाषाण काल देखा, पूरा पाषाण काल देखा, तो पाषाण काल हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब पाषाण काल के बाद दोस्तों नवपाषाण काल के बाद दोस्तों आपका आता है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम सीधे अगले पॉइंट पर चलेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता पर। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं ताम्र पाषाण काल, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए देखिए दोस्तों ताम्र पाषाण काल यानी कि ये ऐसा काल था जिसमें तांबे और पत्थर के इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ताम्र पाषाण काल यानी कि तांबे और पत्थर के इस्तेमाल के काल को हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ताम्र पाषाण काल जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तांबे और पत्थर के इस्तेमाल के काल को हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसे पत्थर तांबा चरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्थर तांबा चरण भी इसको कहा जाता है। यह काल दोस्तों नवपाषाण काल के अंत में शुरू हुआ, यानी कि नवपाषाण काल जैसे ही आपका लास्ट चल रहा था तो उसके बाद जो है आपका क्या शुरू हुआ, ताम्र पाषाण काल। तो इस काल में क्या हुआ, तांबे के इस्तेमाल के साथ साथ शिल्प और व्यापार का विकास हुआ। तो तांबे, देखिए इस काल में तांबे के इस्तेमाल के साथ साथ क्या हुआ, शिल्प और व्यापार का विकास हुआ। ताम्र पाषाण काल को ताम्र युग भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और विशेषताओं की बात करें तो ताम्र पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं, चलिए इन पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए ताम्र पाषाण काल की विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो पहली विशेषता है इस काल में तांबे और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इससे आप समझ चुके होंगे तांबे और पत्थर का इस्तेमाल इस काल में किया जाता था। दूसरा, इस काल में लोग लंबी दूरी के व्यापार करते थे, यानी कि ऐसा व्यापार करते थे लंबी दूरी का। ठीक है, उसके बाद देखिए इस काल में लोग कताई व बुनाई करते थे। ठीक है, तो कताई और बुनाई जो है किस काल में लोगों ने सीखा, तो ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, सारी चीजें आपको किसी भी तरीके से पूछी जा सकती हैं, आपको सारी चीजें याद रखनी है। चौथा देखिए विशेषता, इस काल में तांबे के बने कई उपकरण बरामद हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग बहुतायत में होने लगा। तो देखिए ताम्र पाषाण युग में क्या हुआ, ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ क्या होने लगा, तांबे का प्रयोग जो है बहुत मात्रा में होने लगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ, पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग जो है हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। साथ ही साथ दोस्तों नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा, यानी कि जब नवपाषाण काल का अंत समय था तो उसमें दोस्तों उस समय क्या हुआ, धातुओं का प्रयोग जो है बढ़ने लगा। तो सर्वप्रथम जो है दोस्तों धातु में तांबे का प्रयोग किया गया, ये पूछा जाता है। ठीक है, धातु में सबसे पहले जो है किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबे का किया गया, ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृति को हम क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं।
ठीक है, आपको पूछा जा सकता है ताम्र पाषाणिक संस्कृति किसे कहते हैं? जिस संस्कृति में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उस संस्कृति को क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। तांबे और पत्थर के उपयोग की अवस्था भी कहते हैं इसको, ठीक है, तांबे और पत्थर के उपयोग की अवस्था, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था आपको कि ताम्र पाषाण काल की विशेषता की बात बताई। ताम्र पाषाण से ही आप समझ जाना कि तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर, तांबे और पत्थर के इस्तेमाल के काल को हम क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। तो इसकी विशेषताओं की बात बताई मैंने आपको, ठीक है, तो विशेषताएं याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ताम्र पाषाण काल के लोग जो है पशुपालन और कृषि किया करते थे। वे मुख्य अनाज गेहूं चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। तो दलहन, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो लोगों ने जो इंसान था उसमें, तो उसने दोस्तों सारी चीज़ें ये सीख ली, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ताम्र पाषाण काल के लोग जो हैं, देखिए ताम्र पाषाण काल के लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर पाला करते थे। इस काल के लोग ऊंट से परिचित थे। आपको पूछा जाएगा सीधे कि किस काल में मानव ऊंट से परिचित था, ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल में, ठीक है, और घोड़े से परिचित नहीं था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोनों चीजें। ताम्र पाषाण काल में मानव जो है दोस्तों ऊंट से परिचित था और घोड़े से परिचित नहीं था, ठीक है। साथ ही साथ ताम्र पाषाण काल के लोग जो है दोस्तों वस्त्र निर्माण करना जानते थे, यानी कि वस्त्र निर्माण करना जो है ताम्र पाषाण काल के लोग जानते थे। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति के कारीगर थे, ठीक है, मिट्टी के खिलौने और मूर्ति के कारीगर थे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों कुंभकार थे, धातुकार थे, ठीक है, हाथी दांत के शिल्पी कारीगर थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल के लोग जो है वस्त्र निर्माण करना जानते थे, मिट्टी के खिलौने बनाने उनको आता था, ठीक है, वो जानते थे, मूर्ति के अच्छे कारीगर थे, ठीक है, धातुकार थे, शिल्पकार थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों ताम्र पाषाण काल के अधिकतर जो मृत भांड हैं, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो किस प्रकार के हैं? काले व लाल रंग के हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ताम्र पाषाण काल के जो अधिकतर मृत भांड हैं, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो किस प्रकार के हैं? काले व लाल रंग के हैं, ठीक है, यानी कि काले व लाल रंग के थे ताम्र पाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है। साथ ही साथ ताम्र पाषाण कालीन जो बस्तियां मिली, तो इनको एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बस्तियां मिली। देखिए भारत में ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां, तो देखिए दोस्तों भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से मिली हैं? तो देखिए पहला है आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद। दूसरा देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा, मंडला और गुना, ये बस्तियां हैं भारत में ताम्र पाषाण काल की। उसके बाद देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र में आपका नेवासा, सोनगांव, दैमाबाद, कोल्हापुर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में है आपका, ठीक है, आपका इनाम गांव। कहाँ है इनाम गांव? पुणे महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती यहीं से मिली है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ से मिली है? तो ये मिली है इनाम गांव से। इनाम गांव कहाँ पड़ता है? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो भारत में जो ताम्र पाषाण काल था उसमें जो ताम्र पाषाण कालीन जो बस्तियां थी, इनके बारे में आपको याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों, ठीक है, इन तीनों को आपने याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पाषाण काल हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, ठीक है। और पाषाण काल के साथ ही साथ दोस्तों हमने ताम्र पाषाण काल को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल देखा, मध्य पाषाण काल देखा, नव पाषाण काल देखा, ठीक है, और उसके साथ ही साथ हमने लास्ट में ताम्र पाषाण काल देखा। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है आज, और इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? आज जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।